everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET का एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन का मॉक टेस्ट पेपर 8. दैट मीन्स 7 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. जिन भी स्टूडेंट्स ने एक भी मॉक टेस्ट अभी तक मिस किया है, सारे के सारे मॉक टेस्ट उस प्लेलिस्ट में है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फट से जाके देख लीजिए. अब ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 15 जुलाई से 20 अगस्त तक आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं. जितने मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, जितने क्वेश्चन देख सकते हो, जितना अच्छे से पढ़ के जा सकते हो, उतना बढ़िया तरीके से पढ़ के जाओ. ठीक है, चलो इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सिमिलर हैं. 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 अटैम्प्ट करने हैं. अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो 50 के 50 अटैम्प्ट करोगे. ये फाइनल पेपर के लिए था कि 50 दिए होंगे तुम्हारे फाइनल पेपर में और 40 तुम्हें अटैम्प्ट करने होंगे. इसके अलावा हर सही क्वेश्चन पे तुम्हें मिलेंगे +5 और हर गलत क्वेश्चन पे तुम्हें मिलेगा -1. और -1 का मतलब क्या है? नेगेटिव मार्किंग है. सो कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से नहीं आता हो उसे अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि लाने के बजाय मार्क्स तुम गवा दोगे, विच डजंट मेक सेंस, राइट. सो वो करने की ज़रूरत नहीं है. इसी के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो लेके मत जाना. चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. अब देख लीजिए, ये जो पहला क्वेश्चन है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं. दूसरा ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे जैर्गन्स इस्तेमाल किए गए हैं. ठीक है, सो आराम से मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना. और दिया हुआ ये पहले नंबर पे है, मतलब अगर पेपर में भी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा जो फाइनल एग्ज़ाम आया है CUET का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा भारी भरकम आ जाता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. वो लोग ना आप लोगों का ना वो चेक करते हैं लाइक कितना बंदा ले सकता है. ठीक है, तो उसमें हो सकता है वो इनिशियली आपको मुश्किल से बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन दे दे जो कुछ नहीं होंगे, बट वो डरा ज़रूर देंगे आपको. तो वहाँ पे आपको अपना काम मेंटेन करना है. ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल ऐसे पीसफुल रह के आराम से रीड करना है. अगर आपको लग रहा है नहीं अब मैं सक्षम नहीं हूँ इसको रीड करने के लिए, सेकेंड पे जंप कर जाओ, पर घबराना नहीं है. जो स्टूडेंट्स एकदम से पेपर देखते ही 2-4 क्वेश्चन देखते ही ऐसे डर जाते हैं ना, हाफने लगते हैं, वैसा मत करना प्लीज़. ठीक है, मैं भी उन्हें स्टूडेंट्स में से हुआ करती थी, बट आई डोंट वांट बीइंग अ टीचर कि मेरे स्टूडेंट्स वही गलतियां रिपीट करें जो मैंने की हैं. सो थोड़ा सा अपने आप को आराम से रखना, पीसफुल, उसमें पानी पी लेना अगर लगे तो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी रिलैक्सेशन है. 50 में से 40 ही अटैम्प्ट करने, तो पहला नहीं भी बनेगा तो व्हाट डज, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट. चलो फिर अब पढ़ लेते हैं हम हमारा ये क्वेश्चन क्या बोलता है. मैं पहले क्वेश्चन इंग्लिश में रीड करूंगी, थोड़ा सा समय आपको अटेम्प्ट करने के लिए दूंगी, उसके बाद उसकी हिंदी बताऊंगी एंड उसके बाद मैं आंसर रिवील करूंगी, ताकि आप चेक कर ले कि आपने जो आंसर मार्क किया है क्या वो उससे मिलता है कि नहीं मिलता है. और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो, कितने इनकरेक्ट हो. ठीक है, चलो. सो इट सेज अ रिसर्च टीम हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड, मुझसे ये प्रोनाउंस नहीं होगा, खुद ही देख लो, to more accurately measure systolic blood pressure. The device uses a pressure cuff wrapped around the arm and an electro-optic probe on the finger. Okay, the finger probe is similar to the pulse oximeter. It includes a light source emitting light into the finger and the detector, which measures the light transmitted through the finger. The transmitted light exhibits pulses at the heart rate due to cardiac-induced blood volume changes in the finger tissue. When the cuff pressure increases the above systolic blood pressure, these pulses disappear, and when the cuff pressure decreases to below systolic blood pressure, then reappear. This effect enables the determination of systolic blood pressure. Identify the source of idea field. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: नेचुरल रिसोर्स, क्रिएटिव एफर्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, ट्रेडिंग, रिलेटेड आइडियाज. आई नो थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, क्योंकि वो मेडिकल साइड वाला का ज़्यादा है. वो होता है ना, अलग अलग टूल्स होते हैं मेडिकल में, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेसिकली. सो आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है, मैं फ्रेम से वैसे भी दूर हूँ, आप आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो. और जिन भी स्टूडेंट्स को पूरा मॉक चाहिए तो वो जा सकते हैं कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है गेट नोट्स फ्रॉम योर, वहाँ से जाके ले सकते हैं. ठीक है, ओके. सो इसकी हिंदी बता देती हूँ मैं अब. इट सेज अ रिसर्च टीम हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस. एक रिसर्च टीम ने एक डिवाइस
इजाद की है, डेवलप की है एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, जो टेक्निक का नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ताकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अच्छे से मेजर किया जा सके। अब मुझे नहीं पता, मुझे ब्लड प्रेशर तो पता है क्या होता है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है ये नहीं पता। द डिवाइस यूजेज अ प्रेशर कफ रैप्ड अराउंड द आर्म। एक प्रेशर कफ रैप्ड अराउंड द आर्म, मतलब जो वो नहीं रहता बीपी मेजर करने के लिए, कैसे आपके मतलब आर्म के अराउंड कुछ वो कर दिया जाता है और उसको बार बार वो करते हैं, तो उसमें एक प्रेशर फील होता है, पर उनको ऐसा लगता है अरे ये तो हमारे हाथ को दबा रहा है, राइट, वैसा ही कुछ है, ठीक है। फिर एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रोब ऑन द फिंगर, और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रोब को फिंगर पे लगाते हैं, जैसे वो नहीं होता पल्स ऑक्सीमीटर, देखा होगा तुमने, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, राइट, तो उसको ऐसे फिंगर पे क्लिप की तरह लगाया जाता है और वो मेजर कर लेता है, वैसा ही कुछ है, ठीक है। और उसके बाद पूरी टेक्निकल चीज़ें वो की हुई हैं कि उससे क्या होगा, लाइट वो होगी, फिर आपका ब्लड का प्रेशर बीच बीच में वो दिखेगा और ऐसे होगा वैसे होगा, तो पता चल जाएगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि आइडिया फील्ड का सोर्स क्या है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा है यहाँ पे, लेकिन जो चीज़ें आपको रेफरेंस के लिए दी है ना, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल बना दी हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको मेन फोकस रखना है क्वेश्चन पे कि आइडिया फील्ड पता लगाना है, तो हम आराम से पता लगा लेंगे इतनी सारी चीज़ें रीड करने के बाद, तो स्पेशली, ठीक है। सो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, नेचुरल रिसोर्स, क्रिएटिव एफर्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। बताइए, ये तो पता लगा सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रिएटिव एफर्ट्स। सो यहाँ पे क्रिएटिव एफर्ट्स लगाते हुए हमने कुछ नया इजाद किया है, कुछ नया डेवलप किया है। नेचुरल रिसोर्सेज में तो ऑब्वियसली नेचर से एक्सट्रैक्टेड चीज़ें होती हैं, उस पर वर्क करते हैं, वो तो बहुत इजी होता है रिकग्नाइज करना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट डेवलप किया, ताकि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अच्छे से मेजर कर सकें, क्या इस्तेमाल करके, अपने क्रिएटिव एफर्ट्स इस्तेमाल करके। चलिए नेक्स्ट है, out of the following options identify which one is not a stage of enterprise building process. Executing an idea, spotting an opportunity, evaluating the idea, identifying a product or service through innovation. Out of the following options identify which one is not a stage of enterprise building process. बोलिए। Executing an idea, spotting an opportunity, evaluating the idea, identifying a product or service through innovation. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर हिंदी बताऊं इसकी तो ये बोलते हैं, चारों ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाला एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस की स्टेज नहीं है। एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस हमने पढ़ी हुई है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो चारों में से वो कौन से वाली नहीं है जो स्टेज का पार्ट है, मतलब जो उस प्रोसेस का पार्ट है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एग्जीक्यूटिंग एन आइडिया। बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उस प्रोसेस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 है, रशीद हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन यूट्यूब चैनल। वाओ, आज की डेट में कौन ऐसा इंसान है जिसका खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है। सो रशीद ने डिसाइड किया है यूट्यूब चैनल खोलने का। ओके, थ्रू हिज यूट्यूब चैनल Rashid decided to educate his viewers on how to service their air conditioners at home by themselves. Before uploading his videos, he goes through leading publications, websites of air conditioner companies and business magazines very carefully. His YouTube channel has become an instant success as people now don't have to depend on serviceman. और पैसे भी बचेंगे. Spot the trend used by Rashid. Watch trend, read trend, think trend, talk trend. बताइए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। रशीद ने डिसाइड किया है खुद का यूट्यूब चैनल खोलने का, जिसपे वो क्या दिखाने वाला है कि घर पे खुद से एसी की सर्विसिंग कैसे की जाए।
सो हर एक इंसान घर पे ही एयर कंडीशनर की सर्विसिंग कर पाएगा और उसे अलग से इंसान हायर नहीं करना पड़ेगा, सर्विसमैन को नहीं बुलाना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो सर्विसमैन वालों के ना नाटक बहुत हो जाते हैं, स्पेशली जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो उनके भाव आसमान छूने लग जाते हैं। उनको फ़ोन करते रहो, दिन में 4 बार फ़ोन करो, पता नहीं मैं अभी यहाँ पे बिजी हूँ, यहाँ पे बिजी हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, और वो करते करते वो 5-6 दिन आपको ऐसे ही लटका के रख देते हैं। सो वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। और ऑब्वियसली सर्विसिंग करने आता है तो उसके चार्जेस भी रहते हैं कुछ बेसिक, वो भी बच जाएंगे इंसान के। तो इसने क्या किया है, इसने बहुत सारे लीडिंग पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स और मतलब जो भी मैगजीन्स वगैरह आती हैं एसी से रिलेटेड, उन सबको बहुत अच्छे से रीड किया और उसके थ्रू इसने अपना चैनल खोला। और उसके बाद उसने जो जो वीडियो अपलोड किए वो इतना इंस्टेंटली लोगों द्वारा देखे जाने लगा और बहुत फेमस हो गया इसका यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ पे बस बताना है कि रशीद ने कौन से ट्रेंड को स्पॉट किया था। रशीद ने कौन से ट्रेंड को स्पॉट किया था? वॉच ट्रेंड, रीड ट्रेंड, थिंक ट्रेंड, टॉक ट्रेंड, बताइए। बस एक ही लाइन पे आपका पूरा आंसर डिपेंडेंट है, बाकी इसकी स्टोरी तो इररिलेवेंट है, बस एक ही लाइन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रीड ट्रेंड। इसने बहुत सारी कंपनीज मतलब पब्लिकेशंस पढ़ी और वेबसाइट्स वगैरह देखी, मैगजीन्स पढ़ी, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, पढ़ी थी ना, तो रीड ट्रेंड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज if an entrepreneur plans to manufacture some parts and outsource the rest of the manufacturing, this type of manufacturing is called no manufacturing, partial manufacturing, complete manufacturing, या फिर none of the above. If an entrepreneur plans to manufacture some parts and outsource the rest of the manufacturing, this type of manufacturing is called what? No manufacturing, partial manufacturing, complete manufacturing, none of the above. बताइए। अगर कोई एंटरप्रेन्योर प्लान करता है कि वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो खुद करेगा, थोड़े थोड़े पार्ट्स की, और बाकी का आउटसोर्स करेगा, तो ये किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, बताइए। नो मैन्युफैक्चरिंग, पार्शियल, कंप्लीट, नन ऑफ द अबव, बोलिए। एंड द करेक्ट आंसर इज पार्शियल, क्योंकि वो कुछ तो खुद से बना रहा है, कुछ वो आउटसोर्स कर रहा है। मतलब ऐसे मानिए कि मैं कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, फॉर से वॉच का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, ठीक है, तो इसका डायल मैंने खुद ने तैयार किया, लेकिन इसकी जो स्ट्रैप है वो मैं किसी को आउटसोर्स कर रही हूँ, ठीक है, कि तुम मुझे स्ट्रैप्स बना के दो, डायल्स मैं बनाया करूँगी, दोनों का अटैच करके हम मार्केट में बेचेंगे। तो ऐसे में मैं क्या कर रही हूँ, मैं पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, थोड़ा मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, थोड़ा सामने वाला कर रहा है, थोड़ा तुम करो, थोड़ा हम करेंगे, और क्या बन जाएगा हमारा पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग वाला एक नया एंटरप्राइज बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द वर्ड प्रोप्राइटरशिप मीन्स एंटरप्राइज, बेनिफिशियरी, ऑनर, मैनेजमेंट, बताइए। द वर्ड प्रोप्राइटर मीन्स एंटरप्राइज, बेनिफिशियरी, ऑनर, मैनेजमेंट, बोलिए। ये जो वर्ड प्रोप्राइटर होता है इसका मतलब क्या होता है, एंटरप्राइज होता है, या बेनिफिशियरी होता है, या ऑनर होता है, या मैनेजमेंट होता है, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑनर। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, उसमें वो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सोल ऑनर होता है, प्रोप्राइटर बोले तो ऑनर, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, Procter & Gamble (P&G) is one of the most recognizable brands in the United States. This giant consumer goods corporation owns a number of product lines found in the households throughout the country. Some of the most well-known brands that fall under P&G include Pampers, Tide, Gillette, Pantene, etc. Under which type of brand name does P&G come? Individual brand name, family brand name, कॉर्पोरेट नेम, अल्फा न्यूमेरिक नेम्स, बताइए। आई होप आपको अल्फा न्यूमेरिक का मतलब पता है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। P&G जो है वो बहुत ही फेमस ब्रांड है यूएस में। ये जाइंट कंज्यूमर गुड्स कॉरपोरेशन जो है ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस ओन करती है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती है, ठीक है, जो ज़्यादातर हाउस होल्ड्स में पाया जाता है। इनके सबसे फेमस जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं पैम्पर्स,
टाइड, जिलेट, पैंटीन, आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में नहीं आता, इंडिया में भी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। तो आपको ये बताना है कि ये जो ब्रांड नेम है ये आपको क्या बताता है, कौन से तरह का ब्रांड नेम है, विच टाइप ऑफ ब्रांड नेम इज दिस, इज इट इंडिविजुअल ब्रांड नेम, फैमिली ब्रांड नेम, कॉर्पोरेट नेम, अल्फान्यूमेरिक नेम, बोलिए। एंड द करेक्ट आंसर इज फैमिली ब्रांड नेम। नाम से ही समझ में आ रहा है ये इतने सारे प्रोडक्ट्स लाइन में डील करता है। अब भाई देखो, अगर एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहा था तो वो इंडिविजुअल कहलाता, लेकिन इतने सारों में करता तो वो तो फैमिली बन गई ना, तो फैमिली ब्रांड नेम विल बी द करेक्ट आंसर, बी। ओके, 7th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 2 फॉर्म्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, प्योर एंड इम्प्योर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, mixed and unmixed conglomerate merger, pure and mixed conglomerate merger, unmixed and impure conglomerate merger। बताइए 2 तरह के कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कौन कौन से होते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहचानिए कौन सा होगा करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is pure and mixed conglomerate merger, pure and mixed conglomerate merger। वैसे तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, मर्जर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें भी उनके सब टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में। चलिए 8th क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन में ये बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, और रीजन में बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं क्या वो करेक्ट भी हैं या इनकरेक्ट हैं। अगर इनमें से कोई एक इनकरेक्ट होता है तो हमारा आंसर इन दोनों में से आता है, सी या डी में से। अगर ये दोनों करेक्ट होते हैं तो हमारा आंसर इन दोनों में से आता है। पर हम चूज़ कैसे करते हैं कि अगर ये करेक्ट हैं तो क्या रीज़न में लिखी हुई चीज़ असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है। इफ़ येस आंसर विल बी ए, इफ़ नो आंसर विल बी बी। ठीक है, सो 8th क्वेश्चन असर्शन रीज़न वाला देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसकी हिंदी बताती हूँ आपको। ये बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं नीड्स और प्रॉब्लम्स के रूप में, सोसाइटी में जो नीड्स एंड प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की उसके रूप में वो प्रेजेंट होती हैं। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं या नहीं हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। Yes, indeed, both these sentences are correct and reason is the correct explanation of assertion. So A क्या होगा यहाँ पे correct explanation, correct answer होगा। 9th question है which of the following options is not a factor involved in sensing opportunities? Ability to perceive and preserve basic ideas, ability to harness different sources of information, ability to access the environment, vision and creativity। बोलिए which of the following options is not a factor involved in sensing opportunities? इनमें से कौन से वाला फैक्टर नहीं है अपॉर्चुनिटी सेंस करने में, मतलब कौन सा वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता अपॉर्चुनिटीज को सेंस करने में। ability to perceive and preserve basic ideas, ability to harness different sources of information, ability to access the environment, vision and creativity। बोलिए बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एबिलिटी टू एक्सेस द एनवायरनमेंट। बाकी सारे हमने पढ़े हुए हैं। चलिए फिर है हमारा 10th क्वेश्चन, अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इट सेज एंजल इन्वेस्टर्स हैव अ कीन yearning टू कीप themselves अपडेटेड विद करंट एडवांसेस, और रीजंस में लिखा हुआ है learning, okay, they guide another generation of entrepreneurs by making use of their huge experience। चलिए बताइए जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर।
Angel investors have a keen yearning to keep themselves updated with current advances. Reason में लिखा हुआ है they guide another generation of entrepreneurs by making use of their huge experience. बताइए क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है तो क्या वो रीज़न अच्छे से दे पा रहा है या नहीं? एंड द करेक्ट आंसर विल बी कि बातें ये दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन जब बात आती है एक्सप्लेनेशन की तो रीज़न सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा असर्शन में लिखी हुई चीज़ को. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. ये बोलते हैं द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, वेंचर. बोलिए बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बताइए. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी और बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर. बोलिए क्या होगा चारों में से करेक्ट आंसर? मोस्ट पॉपुलर कौन सा है इनमें से? फ्रेंचाइजिंग. हमने पढ़ा था ना डिफरेंट टाइप्स की फ्रेंचाइजिंग होती है, राइट? तो ये 4 टाइप्स की लिखी हुई है, तो इनमें से आपको मोस्ट पॉपुलर बतानी है. एंड द करेक्ट आंसर इज बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर. ये क्वेश्चन आई गेस पहले भी आ चुका है. चलिए 12th क्वेश्चन है द टोटल कैपिटल विद एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज 50 lakhs including a loan of 20 lakhs from Dena Bank. The company earned a profit before interest of rupees 10 lakh during the current fiscal year. Calculate its return on investment ROI for the present year. 10%, 20%, 40%, 80%. बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपए और 20 लाख का जिसमें से इसने लिया हुआ है लोन. 10 लाख इसको हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड ROI आपको कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है. बताइए ध्यान से पढ़िएगा. यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं लिखा है. सो क्वेश्चन क्या है? 50 लाख आपका कैपिटल है और 20 लाख उसमें से लोन लिया हुआ है और नेट प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है बिफोर इंटरेस्ट वो आ रहा है 10 लाख रुपए. आपको ROI कैलकुलेट करना है, कितना आएगा? जल्दी से बताइए. ROI कैलकुलेट करना है, कितना आएगा? जल्दी बताइए. बताऊं फिर मैं अब आंसर? ओके. सो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ROI कैलकुलेट करना है, राइट? अब इसमें क्या करते हैं हम? प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100 ये फॉर्मूला लगाते हैं. क्या यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ. दैट मीन्स हम यही फिगर ले लेंगे 10 लाख वाली अपॉन क्या है हमारा टोटल कैपिटल 50 लाख इंटू 100. अगर इसको मैं वो कर दूँ, लाख से लाख कट हो गया, इससे ये कट हो गया, 1 2 20% एंड द आंसर विल बी 20%. ROI प्रॉफिट अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100. 10 लाख वो आया क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज नहीं दिया हो, अपन हमने 50 लाख किया जो टोटल कैपिटल था, इंटू 100 किया, काट पीट के क्या आया हमारा 20% आंसर आ गया. सो 12th का आंसर क्या होगा? बी होगा. ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज rights issue is a method of raising extra funds from prevailing shareholders by offering securities to them on the pro rata basis. Choose from the options the meaning of the pro rata basis. Giving an amount to one person according to their share of the value, giving an amount to one person according to half of their share, giving an amount to one person according to the fraction of their share. None of the above. बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये तो सिंपल है.
जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं। राइट्स इशू की बात हुई है, मतलब ऐसे इश्यूज जिसमें हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका देते हैं कि लीजिए पकड़िए इन शेयर्स को, ये हम नए ला रहे हैं मार्केट में और हम आपको सबसे पहले ये ऑफर दे रहे हैं कि आप इन्हें होल्ड कर सकते हैं, मतलब ओन कर सकते हैं। सो ये बोलते हैं कि हम राइट इश्यूज में क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रो राटा बेसिस पे शेयर सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं। Now they are asking, what do you mean by this word pro rata basis? Pro rata का मतलब क्या हुआ? Giving an amount to one person according to their share of the whole, पूरे उसमें आपका शेयर कितना है उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट देना। Giving an amount to one person according to half of their share, उनका जितना शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग उसका आधा उनको ऑफर करना। गिविंग एन अमाउंट टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू अ फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, जो शेयर उनका ऑलरेडी बनता है उसका एक फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन ऑफर करना उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। आपका टोटल शेयर में कितना हिस्सा है उसके बेसिस पे, उसके प्रोपोर्शन पे आपको अब नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। चलिए 14th क्वेश्चन है, द 4 रूल्स टू डेलिब्रेट व्हेन प्लानिंग एनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी आर एम, टारगेट, मिशन, कॉम्पिटिटर्स। अटेंशन, टारगेट, मीडिया, कॉम्पिटिटर्स। एम, टारगेट, मीडिया, कॉम्पिटिटर्स। एम, टारगेट, मीडिया, कंज्यूमर्स। बताइए। द 4 रूल्स टू डेलिब्रेट व्हेन प्लानिंग एनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। जब भी हम एक एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें 4 डेलिब्रेट रूल्स जो होते हैं, 4 रूल्स जो होते हैं डेलिब्रेट करने के, उसके बारे में हमें बताना है। 4 अलग अलग वो लिखे हुए हैं, एम, टारगेट, मिशन, कॉम्पिटिटर्स, अटेंशन, टारगेट, मीडिया, कॉम्पिटिटर्स। एम, टारगेट, मीडिया, कॉम्पिटिटर्स। एम, टारगेट, मीडिया, कंज्यूमर्स। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। समवट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी की प्लानिंग से रिलेटेड। सेम नहीं था, डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन आया हुआ है। अगर आपने वो सॉल्व किया होगा तो आपसे ये आंसर बन जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर विल बी एम, टारगेट, मीडिया, कॉम्पिटिटर्स। आपका एम क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, मीडिया कौन सा इस्तेमाल करने वाले हो आप, और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं अभी मार्केट में आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये 15th क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन में लिखा हुआ है करंट कस्टमर्स नीड मोर पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट न्यू फीचर्स और बेनिफिट्स टू कीप देम एंगेज्ड, और रीजन में लिखा हुआ है कंपनीज ऑपरेटिंग एन इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस नेगेटिव सेलिंग। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। असर्शन में क्या लिखा है, करंट कस्टमर्स नीड मोर पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट न्यू फीचर्स और बेनिफिट्स टू कीप देम एंगेज्ड। आज के दौर के जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा पर्सनल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको नए नए फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानना होता है ताकि वो एंगेज रह सके। रीज़न में लिखा हुआ है कंपनीज ऑपरेटिंग एन इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस नेगेटिव सेलिंग। जो इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसके बेसिस पे वो बेसिकली नेगेटिव सेलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इट्स हाई टाइम आप एक बार अपने एंड पे बुक पढ़ लीजिए। दो मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाने वाली हूँ, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि मल्टीपल डेट्स पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ कृपया करके अपनी बुक्स जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो। The correct answer of this question is A is true but R is false। ये चीज़ false है लेकिन ये चीज़ correct है। अगेन अगर आपने बुक पढ़ी होगी तभी आपको समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहे थे। 16th question है which stage is the seeding stage of a new idea? Idea germination, preparation, incubation, elimination। बताइए सीडिंग स्टेज कौन सी स्टेज को बोला जाता है नए आइडिया के। ये फर्स्ट चैप्टर से पिक किया हुआ क्वेश्चन है। आइडिया जर्मिनेशन, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन।
बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is idea germination. 17th question again एक assertion reason वाला question है। assertion में ये बोलते हैं where the production plan aims at plan your work, their operational plan certifies work your plan. Reason में लिखा हुआ है it is basically connected to how a business proposes to engage itself into self strategizing. चलिए बताइए क्या होगा correct answer। असर्शन रीजन में अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको पता लगाना है कि पहले ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं भी कि नहीं है, एंड सेकेंडली आप ये पता लगाएंगे कि क्या रीजन में लिखी हुई चीज़ असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है। बोलिए। Assertion में they are saying where the production plan aims at plan your work, their operational plan certifies work your plan. रीजन में लिखा हुआ है it is basically connected to how a business proposes to engage itself into self strategizing. जहाँ पे where the production plans aims at plan your work, their operational plan certifies work your plan. जहाँ पे production plan बोलता है, aim करता है कि आप अपने work को plan करके चलिए, वहीं पे operational plan certify करता है कि अपने plan को work करवाइए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन प्लान क्या बोल रहा है कि अपने काम को पहले से प्लान करो, जो भी तुम्हें करना है उसे पहले से प्लान करो, बट ऑपरेशनल प्लान क्या बोलता है कि जो तुम्हारा प्लान बना हुआ है ना उसको वर्क करवाओ। ठीक है। रीजन में लिखा हुआ है इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू हाउ अ बिजनेस प्रपोजेस, ये बेसिकली कनेक्टेड है एक बिजनेस से कि वो कैसे प्रपोज करता है टू एंगेज इटसेल्फ इनटू सेल्फ स्ट्रैटेजाइजिंग, मतलब वो अपने आप को एंगेज करे सेल्फ स्ट्रैटेजाइज करने में। ठीक है। तो रीजन में लिखी हुई चीज़ क्या असर्शन को वो कर पा रही है सेटिस्फाई, और प्लस करेक्ट भी है कि नहीं है वो आपको बताना है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। R में लिखी हुई चीज़, रीजन में लिखी हुई चीज़ इनकरेक्ट है, वेरएज ये वाली चीज़ करेक्ट बात बोल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और ये बोलता है ओके सो 18th क्वेश्चन बोल रहा है इन दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप each partner is liable for the acts performed by other partners. Implied authority, mutual agency, utmost good faith, unlimited liability. बताइए बताइए what will be the correct answer? In this characteristic of partnership, each partner is liable for the acts performed by other partners. हर पार्टनर लाइबल होता है दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए। बताइए implied authority, mutual agency, utmost good faith, unlimited liability. बोले क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज म्यूचुअल एजेंसी। आप एक दूसरे के बिहाफ पे जाके काम कर सकते हैं और आप एक दूसरे के लिए लाइबल भी होंगे। 19th क्वेश्चन है द आउटकम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स एंडेवर इज अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, नन ऑफ द अबव। बताइए बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। द आउटकम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स एंडेवर इज व्हाट। जब कोई एंटरप्रेन्योर काम करता है तो उसका आउटकम किस चीज़ में रिजल्ट करता है, क्या खुलता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर काम करता है तो क्या खुलता है, एक एंटरप्राइज खुलती है। ध्यान दीजिएगा एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है, वेरस एंटरप्राइज एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। सो जब आप काम करते हैं तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है जिसका नाम क्या होता है, एंटरप्राइज होता है। चलिए 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज द डैश प्लान डिस्क्राइब्स हाउ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइस्ड एंड प्रमोटेड, प्रोडक्शन, operational, financial, marketing. The dash plan describes how products or services will be distributed, priced or promoted. Production, operational, financial, marketing. डैश प्लान डिस्क्राइब करता है कैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनकी प्राइसिंग होगी और उन्हें उनका प्रमोशन किया जाएगा, प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशनल या फाइनेंशियल या मार्केटिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग। ये सारी की सारी चीज़ हम कहाँ करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं। अगर आपको 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का मार्केटिंग चैप्टर याद है तो वहाँ पे भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी।
चलिए 21st क्वेश्चन है, इको फैन अ न्यू ब्रांड फॉर पोर्टेबल फैंस विच रन्स थ्रू सोलर एनर्जी has decided to launch its fan into the market at a price of rupees 1000. The brand has competitors which sells the same kind of portable fans run by solar energy at a price of rupees 1500. EcoFans is selling it at a cheaper price to capture more market share. Identifying the pricing strategy used by EcoFan: variable finance pricing, cost plus pricing, penetration pricing, creaming और skimming. बताइए. EcoFan, a new brand for portable fans which runs through solar energy, has decided to launch its fan into the market at a price of rupees 1000. EcoFan जो कि एक नया ब्रांड है, पोर्टेबल फैंस बनाता है और कौन से वाले जो सोलर एनर्जी से चलते हैं वो लॉन्च करने वाला है अपने फैंस को मार्केट में कितने रुपए में? 1000 रुपए में. द ब्रांड हैज़ कॉम्पिटिटर्स विच सेल्स द सेम काइंड ऑफ पोर्टेबल फैंस. इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि सेम तरह के फैंस बेचते हैं. कितने रुपए में? 1500 रुपए में. यहाँ इको फैंस क्या कर रहा है? अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइजेस में, चीपर प्राइस में सेल कर रहा है ताकि वो मार्केट में अपना शेयर बना सके, कैप्चर कर सके मार्केट को. भैया जब आप सेम नेचर का प्रोडक्ट लेके आते हो और कम दाम में लेके आते हो, बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी है जो यूज़ की है इको फैन ने. वेरिएबल प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, क्रीमिंग या फिर स्किमिंग. बोलिए बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? And the correct answer is penetration pricing. ये ऐसा नेचर का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. 22nd क्वेश्चन है, which of the following is not a private sector enterprise? Sole proprietorship, partnership, departmental undertaking, none of the above. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल. ये तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. बिजनेस स्टडीज़ के 11th क्लास में आपने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है. कितना फ़ायदा हो रहा है ना, मतलब 11th 12th में जिन बच्चों ने मतलब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा, ऑब्वियसली कॉमर्स वालों ने तो सबने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा ही होगा, उनको एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्सटेंट तक तो पहले से ही आता है. बस और जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वही पढ़नी है. इनमें से कौन से वाला प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज नहीं है? ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा वरना गलत आंसर मार्क हो जाएगा. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. क्यों? क्योंकि ये तो पब्लिक सेक्टर में आता है, राइट? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो तो. 23rd क्वेश्चन, this type of sales strategy makes use of tools such as advertising, personal selling and public relation to inspire exchange of goods and services in the market. Product placement, testimonials, core selling strategies, promotion. बोलिए बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? दिस टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रैटेजी, इस तरह की सेल्स स्ट्रैटेजी मेक्स यूज ऑफ टूल्स, ये टूल्स का इस्तेमाल करती है जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन. क्या इंस्पायर करने के लिए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट. तो बताइए कौन से तरह की सेल्स स्ट्रैटेजी है? प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, टेस्टिमोनियल्स है, कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज है, प्रमोशन है. बोलिए. And the correct answer of this question is promotion. पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, PR, ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहे हैं कि आप प्रमोशन करने की ज़रूरत मतलब का काम कर रहे हैं, राइट? 24th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्रांड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, गिवन साइड में. ये ब्रांड का कॉम्पोनेंट है एक, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम बोलते हैं, ब्रांड मार्क बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं. अभी मेरे मुंह से आंसर निकलने वाला था. चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या क्या दिख रहा है तुम्हें इमेज में? एक तो ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ है, फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्या लग रहा है क्या होगा आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई. एक तो ब्रांड नेम, एशियन पेंट्स क्या है? ब्रांड का नाम है, मतलब
ये कंपनी को इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सिंबल है ये आ गया तुम्हारा ब्रांड मार्क, ठीक है। अगर ये भी कहीं छपा होगा तो समझ में आ जाएगा ये एशियन पेंट्स के बारे में बता रहे हैं। और ट्रेडमार्क कैसे, वैसे तो ट्रेडमार्क में यूजुअली आर लिखा होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसे नहीं लिखती हैं। बट एशियन पेंट्स बीइंग सच एन ओल्ड कंपनी, इन्होंने अपने इसका ब्रांड का वो तो करवाया होगा, रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही होगा ट्रेडमार्क्स एक्ट में, इसलिए ये भी इंक्लूडेड होगा। एंड दैट्स द रीज़न वाई वी आर सेइंग कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये यहाँ पे आपका आधा मॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट सेज Geet, who is a budding musician, composes a new piece of music. He is tense about his music piece being stolen by someone else and used commercially. His friend advises him on how to protect his original piece of work. Geet लड़का है by the way. According to you, what did his friend advise him to do? Patent his work, copyright his work, trademark his work, none of the above. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा चुकी हूँ मैं ये चैप्टर आपको। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। Geet, who is a budding musician, composes a new piece of music. He is tense about his work being stolen by someone else and used commercially. His friend advises him on how to protect his original piece of work. According to you, what did his friend advise him to do? क्या एडवाइस दी है, मतलब गीत ने एक गाना लिखा है, ठीक है, बडिंग म्यूजिशियन है, नया नया पैदा हुआ म्यूजिशियन है, इसने एक पीस ऑफ म्यूजिक कंपोज किया एक्चुअली, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेंस है कि कोई इसका ये कंपोजिशन चुरा ना ले और कमर्शियली उसे इस्तेमाल ना कर ले। तो इसके फ्रेंड ने इसको एडवाइस दी है कि ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये करवा दे। तो व्हाट डू यू थिंक इसके फ्रेंड ने इसको क्या एडवाइस दी होगी? पेटेंट करवाने का इसके काम को, कॉपीराइट करवाने का, या ट्रेडमार्क कराने का? सोचो सोचो, कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूजिक में क्या होता है जब हम कॉम्पोजिशन करते हैं म्यूजिक का, तो क्या होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कॉपीराइट हिज वर्क। जब हम कोई नया म्यूजिक लॉन्च करते हैं या कोई एल्बम लाते हैं, कोई बुक लिखते हैं, तो उस टाइम पे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये बोलता है आइडेंटिफाई द टूल ऑफ पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, कॉम्पिटिशंस, बोनस स्टॉक, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कमीशंस। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बोलिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द टूल ऑफ पब्लिक रिलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको ये चारों ऑप्शन में से पब्लिक रिलेशन का टूल आइडेंटिफाई करना है। पीआर बोलते हैं ना, पब्लिक के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, वो मेंटेन करने के लिए कौन सा टूल रिक्वायर्ड होगा चारों में से? कॉम्पिटिशन, बोनस स्टॉक, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कमीशन। बोलिए। And the correct answer is educational programs is the tool of public relation from the given options. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. It says Pritam had taken a franchisee of food company. He was very happy initially as the franchisor helped him to set up his business. With time, he found out that he was losing out on innovation. His sense of freedom was being strangled as was not allowed to do as he wished. Which disadvantage to the franchisee is being discussed here? Continuing cost implication, right and the only way of doing things, inability to provide services, none of the above. बताइए। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के बेसिस पे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर। प्रीतम हैड टेकन अ फ्रेंचाइजी। प्रीतम ने क्या किया है, एक फ्रेंचाइजी ली है फूड कंपनी की, ठीक है। ये शुरुआत में तो बहुत खुश था अपने फ्रेंचाइजर से क्योंकि उसने उसकी मदद की थी बिजनेस सेट करने में, लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता ये अपना थोड़ा सा ना मतलब कूल लूज करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि इसको इनोवेट करने का मौका नहीं मिल रहा, ये कुछ नई वैरायटी नहीं ऐड कर पा रहा। इसकी जो फ्रीडम की सेंस थी वो आजकल बिल्कुल स्ट्रैंगल हो रही है, मतलब उसको मौत आ रही है। क्यों? क्योंकि भैया जो फ्रेंचाइजर बोलता है ये उतना ही कर पाता है। जब आप किसी भी ब्रांड की किसी भी उसकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो यही होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने मैकडॉनल्ड्स के लिए या फिर पिज़्ज़ा हट के लिए, अब मैं वही प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ जो पिज़्ज़ा हट वाले बनाते हैं, या फिर नए प्रोडक्ट्स मैं तब बना सकती हूँ जब वो लोग अप्रूव करेंगे। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने इंडियन जनता के लिए स्पेशली कुछ नई वैरायटी, वो 25 रुपये का मैक आलू टिक्की इंट्रोड्यूस किया था, अब तो वो भी डबल रेट का हो गया, 50 का हो गया, राइट। सो ये उन्होंने इंडियंस को ध्यान में रखते हुए किया था ताकि यहाँ के लोग जब फ्रेंचाइजी लें मैकडॉनल्ड्स की तो उनको मुनाफा हो, राइट, और मैकडॉनल्ड्स का नाम भी बढ़े। बट ये अप्रूवल के बाद हुआ है, आप खुद से नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने खुद लिया मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी और मैंने नए नए वैरायटी ऐड कर दिया, मैंने उसमें चाउमिन बेचना शुरू कर दिया, मैंने चीज़ बॉल्स बेचना शुरू कर दिया, तो ऐसे में तो वो मैकडॉनल्ड्स वाले फ्रेंचाइजी वापस ले लेंगे, ऊपर मेरे ऊपर जुर्माना ठोक देंगे। तो यहाँ पे उसको बिल्कुल भी फ्रीडम की सेंस नहीं आ रही है, उसको लग रहा है यार क्या कर रहा हूँ मैं ये ज़िंदगी के साथ। हम सबको लगता है ना लाइफ में कभी ना कभी। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी का एक डिसएडवांटेज बताया गया है, बताइए यहाँ आपको कौन सा वाला डिसएडवांटेज लग रहा है। अब तो मैंने हिंदी भी समझा दी है तो अब तो आंसर बन जाना चाहिए। Continuing cost implication, right, and the only way of doing things, inability to provide services, none of the above. And the correct answer is right, and the only way of doing things according to franchisee business ये रहता है रूल कि भैया जो तरीका तुम्हें बताया गया है वो बढ़िया तरीका है, जो तुम्हें बोला गया है वो बेस्ट है, वही करना है तुम्हें, अपना दिमाग मत चलाओ। तो यहाँ पे तुम खुद का इनोवेशन कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इनमें से कौन से वाला रीजन नहीं है मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए? टैक्स बेनिफिट्स, सिनर्जी, एक्सेस टू फंड्स, रीजनरेशन। बताओ इनमें से कौन से वाला रीजन नहीं है मर्जर के लिए। मतलब मर्जर और एक्विजिशन रीजंस के कारण किया जाता है, अलग अलग रीजंस के कारण किया जाता है। इनमें से व्हाट डू यू थिंक कौन से वाला रीजन नहीं है? Tax benefits, synergy, access to funds, regeneration. And the correct answer of this question is regeneration is not the reason. चलिए next है 29th question. ये बोलते हैं it is an economic idea which can be executed to create an enterprise and earn profits. Business opportunity, business environment, business solution, product identification. बोलिए। It is an economic idea which can be executed to create an enterprise and earn profits. Business opportunity, business environment, business solution, business identification. बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? इट इज़ एन इकोनॉमिक आइडिया। ये एक इकोनॉमिक आइडिया है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है एक एंटरप्राइज को क्रिएट करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे लेते हैं उसे एक आइडिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर एक प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करते हैं और एक एंटरप्राइज तैयार हो जाता है। 30th question है, Mangaru has started a roadside tea stall with a small capital of rupees 3,000. He employed Ramu, a young village boy who is 20 years old, to help him cater to the customers. He takes spontaneous decisions on whether he needs to increase milk quantity to be purchased for the day or if he needs to increase the items he sells along with selling tea like biscuits, muffins, etc. Muffins भी बिकते हैं क्या 3,000 वाले स्टॉल पे? Identify the type of business Mangaru has started. Joint Hindu family business, partnership, sole proprietorship या फिर cooperative society. बताइए जी मांगरू जी ने किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया है, किस नेचर का बिजनेस शुरू किया है, किस चीज़ का किया है तो वो तो आपने पढ़ लिया, चाय का जिसमें साथ में ये बिस्किट मफिन्स वगैरह भी रखते हैं। मफिन्स की जगह यहाँ पे लिखना चाहिए था फैंस, या फिर और क्या रहता है ऐसे शॉप्स पे यूजुअली यहाँ पे रहता है रस्क, टोस्ट,
राइट। सो मांगरू जी ने रोड साइड पे एक टी स्टॉल लगाया है, छोटे से कैपिटल के साथ शुरू किया उन्होंने ये बिजनेस, 3000 का कैपिटल है। उन्होंने साथ ही साथ एक छोटे से बच्चे 20 साल के बच्चे को हायर करा है जिसका नाम है रामू, ताकि वो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं कि कब उन्हें क्वांटिटी बढ़ानी है मिल्क की या बाकी जो चीज़ें वो बेचते हैं साथ में उन सब की। अब आपको बताना है कि मांगरू जी किस टाइप ऑफ मतलब किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक अकेला इंसान है, खुद से उन्होंने कैपिटल का अरेंजमेंट किया, खुद से सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बंदा भी हायर कर लिया उन्होंने, खुद ने किया है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप विल बी द करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन है, which of the following options is not an element of innovation process? Analytical planning, resource organization, verification, commercial application. बताइए, which of the following options is not an element of innovation process? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से वाला इनोवेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? एनालिटिकल प्लानिंग, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, वेरिफिकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन। And the correct answer of this question is verification is not an element of innovation process. चलिए 32nd question है हमारा, in this market securities are not sold for the first time, that means it is sold for the very second time. चलो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज कौन से मार्केट में जाती हैं? सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नन ऑफ द अबव। बताइए, इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नन ऑफ द अबव। And the correct answer is secondary market. नाम से ही समझ में आ रहा था, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है बाय द वे यहाँ पे। चलिए 33rd क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस विद द फॉलोइंग फीचर। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड, मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज लोकल, देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी इन बिजनेस, एंड 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं वो हैं पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नन ऑफ द अबव। बताइए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, मार्केट प्रोडक्ट का लोकल है और बिजनेस में हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड रहती है। मतलब आप अपने तक ही बातें रखते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं या लोगों तक नहीं पहुंचानी पड़ती हैं। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप। यही है जिसमें लिमिटेड कैपिटल होती है, मार्केट प्रोडक्ट का लोकल होता है और साथ में ये जब तक खुद नहीं चाहता है लोगों से शेयर नहीं करता कि भैया इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। चलिए 34th क्वेश्चन है, ओपीसी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। OPC stands for what? वन पर्सन कंपनी। जो नए फॉर्म की कंपनी आई है ना 2013 एक्ट के बाद, कि एक से इकलौता इंसान मिलके भी क्या कर सकता है, मिलके क्या, अकेले भी क्या कंपनी खोल सकता है। सो OPC एक स्पेशल फॉर्म है प्राइवेट कंपनी की। आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। It requires family members for its incorporation. It requires 2 friends for its incorporation. It requires only 1 member for its incorporation. It requires miles for its incorporation. और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें OPC समझाने के चक्कर में आंसर बता चुकी हूँ। चलिए एनीवेज, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, वो वैसे ही पहचान लेगा। बताइए, OPC एक स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी है और उसके रिगार्डिंग आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से। बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? कि इसमें फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, या 2 दोस्त चाहिए होते हैं इसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए, या इसमें एक मेंबर की आवश्यकता होती है, या इसमें माइनर्स की आवश्यकता होती है इनकॉर्पोरेशन के लिए। बोलिए
क्या इसमें माइनर्स की आवश्यकता होती है इनकॉर्पोरेशन के लिए? माइनर्स कौन होते हैं बाय द वे? 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें माइनर्स बोला जाता है। And the correct answer is it requires only one member for its incorporation. One person company मतलब एक सिंगल इंसान सक्षम है कि वो खुद के लिए कंपनी खोल सकता है। He doesn't need friends, he doesn't need family members और minors especially, ठीक है? तो C will be the correct answer of question number 34. 35th question पे आ जाते हैं। ये बोलता है In case of a large number of buyers for a product, which channel of distribution should be used? Long channel of distribution, short channel of distribution, medium channel of distribution या फिर none of the above? ये क्वेश्चन अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ में हमारा वो चैप्टर पढ़ा है, मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा है, तो आपसे आराम से बन जाएगा। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट का कस्टमर, उनके बायर बहुत सारे हैं, मतलब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, देन इन दैट सिनेरियो आपको कौन से वाला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना चाहिए? लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव? बोलिए कौन सा चैनल चूज करोगे आप, बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे बताओ, ये आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है? अब आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो जिसके कस्टमर्स बहुत सारे मतलब दूर 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 कहीं 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 फैले हुए हैं, ठीक है? अब अगर तुम शॉर्ट चैनल चूज करोगे मतलब इन अ वे तुम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर एक इंसान को बीच में ले रहे हो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। इतने सारे लोगों की डिमांड को फुलफिल कैसे कर पाओगे अकेले या फिर एक इंसान को बीच में लेके? तो उसके लिए तुम प्रेफर करोगे लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितने लोग आ रहे हैं बीच में ले लो, ताकि क्या होगा उससे, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारी लोकेशन ये है, तुम इधर किसी को दोगे, इधर किसी को दोगे, इधर किसी को दोगे, इधर दोगे, इधर दोगे, इधर दोगे, इधर दोगे, और ये आगे जाके पता नहीं कितने 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 और लोगों को देने का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितने भी डिमांड हैं कस्टमर्स की वो फुलफिल हो जाएंगी बहुत ईजिली, ठीक है? सो 35th का राइट आंसर है ए। 36th क्वेश्चन है, This element of operational plan compares materials, products or performance with recognized standards. Follow-up, shipping, scheduling, inspection. This element of operational plan compares materials, products or performance with recognized standards. Follow-up, shipping, scheduling, inspection. बताओ क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में? ऑपरेशनल प्लान का ये एलिमेंट कंपेयर करता है मटेरियल्स को, प्रोडक्ट्स को और परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज स्टैंडर्ड्स के साथ, मतलब जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए हुए हैं उनके साथ कंपेयर करने का काम करता है। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? फॉलो अप, शिपिंग, शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन। And the correct answer is inspection. Inspection में हम comparison करते हैं। 37th question है, taglines cannot be in form of questions, statements, opinions, exclamation. Taglines कौन से फॉर्मेट में नहीं हो सकती हैं? Questions, statements, ओपिनियंस, एक्सक्लेमेशन। बताओ, जो होती है ना टैगलाइंस हर एक ब्रांड चाहता है कि हम अपने एक लाइन से फेमस रहें, एक फ्रेज से फेमस रहें, तो उसके लिए आप बताइए कौन से वाला फॉर्मेट, कौन से वाला फॉर्म सही नहीं है? एक्सक्लेमेशन कि चौंकाने वाला, ओपिनियंस किसी का वो क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट पास करना, और क्वेश्चन फॉर्मेट में। बताओ टैगलाइंस कौन से फॉर्म में नहीं होनी चाहिए?
एंड द करेक्ट आंसर इज ओपिनियंस के फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए, मैं क्या सोचती हूँ उस फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 38th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल्स स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव सेलिंग, डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, प्रमोशन, नन ऑफ द अबव। बताओ। This type of sales strategy is also known as negative selling. इस तरह की सेल्स स्ट्रैटेजी को नेगेटिव सेलिंग भी बोला जाता है। आपको पहचानना है कि वो कौन से वाली सेल्स स्ट्रैटेजी है। इज इट डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, इज इट इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, और प्रमोशन, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलिए। कौन से तरह की सेल्स स्ट्रैटेजी नेगेटिव कंसिडर की जाती है? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव सेलिंग। चलिए 39th क्वेश्चन है। रोहित लिमिटेड कंबाइंस विद विराट लिमिटेड टू बिकम धोनी लिमिटेड। Which form of merger is this? Absorption, synergy, amalgamation, none of the above. मतलब और भी कोई नाम नहीं मिला इनको, कोई नाम नहीं मिला। रोहित लिमिटेड कंबाइंस विद विराट लिमिटेड टू बिकम धोनी लिमिटेड। रोहित ने विराट के साथ हाथ मिलाया ताकि वो धोनी बन सके। यहां क्या हो रहा है? रोहित लिमिटेड कंबाइंस विद विराट लिमिटेड टू बिकम धोनी लिमिटेड। ये किस तरह का मर्जर है? इज इट एब्जॉर्प्शन, इट इज सिनर्जी, एमालगमेशन, नन ऑफ द अबव। बोलो। एंड द करेक्ट आंसर इज एमालगमेशन, क्योंकि दोनों यूनिट्स कंबाइन होके एक नई थर्ड यूनिट फॉर्म कर रही हैं। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता रोहित लिमिटेड कंबाइन is like combined with विराट लिमिटेड टू बिकम विराट लिमिटेड, तो इसका मतलब क्या होता है? विराट लिमिटेड ने रोहित लिमिटेड को अपने अंदर ले लिया, तो वो एब्जॉर्प्शन में चला जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग यूनिट्स कंबाइन होके तीसरी एक यूनिट बन रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अमालगमेशन। ठीक है, चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे 40th क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है A company sells its securities to a company like the General Insurance Corporation of India. What method of flotation is the company using to raise finance? Rights issue, private placement, public issue, offer to employees. बताइए। A company sells its securities to a company like a General Insurance Corporation of India. What method of flotation is the company using to raise finance? Rights issue, private placement, public issue, offer to employees. एक कंपनी अपने कंपनी की सिक्योरिटीज, मतलब अपने कंपनी की जो शेयर्स हैं, दूसरी कंपनी को बेच रही है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फाइनेंस रेस करने के लिए कौन से वाला मेथड ऑफ फ्लोटेशन इस्तेमाल किया गया है? राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू, ऑफर टू एम्प्लॉयज। बोलिए। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? And the correct answer of this question is private placement. जब हम select करते हैं कि हम एक sophisticated number of people को, selected number of people को shares देंगे instead of randomly किसी को भी ऐसे share देने के, तो उसे बोलते हैं private placement. Okay, so 41st question है हमारा। Ravi Mohan is in the process of developing the business plan of a shoes manufacturing unit which he wants to start in an industrial area of Kanpur. He is in the process of developing a component of his business plan wherein he has to detail the kinds of people required, their number and the process of their selection. Which of the following components of his business has business plan he has to develop after this? Marketing plan, financial plan, operational plan, organizational plan. बताओ।
बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? Ravi Mohan is in the process of developing the business plan of a shoes manufacturing unit which he wants to start in an industrial area of Kanpur. He is in the process of developing a component of his business plan wherein he has to detail the kinds of people required, their number and the process of their selection. Which of the following components of the business plan he has to develop after this? रवि मोहन एक प्रोसेस में है जहां वो एक बिजनेस प्लान डेवलप कर रहा है, किसका? शूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में खोलना चाहता है कानपुर के. ही इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, वो अब प्रोसेस में है डेवलप करने के कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान वेर इन ही हैज़ टू डिटेल द काइंड्स ऑफ पीपल, जिसमें इसको डिटेलिंग करनी है, किस तरह के लोग इसको चाहिए, उनका नंबर क्या होगा और उन्हें सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा. Which of the following components of his business plan he has to develop after this? कौन सा component of business plan इसको इसके बाद डेवलप करना होगा? चलिए बताइए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ लाइनें बहुत ज़रूरी हैं इसके. मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. बताओ, 4 प्लान्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन से वाला प्लान इसको रिक्वायर्ड है बनाना, कौन से प्लान के कॉम्पोनेंट्स बनाएगा ये आफ्टर दिस जो ऊपर लिखा हुआ है उसके. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मार्केटिंग प्लान बनाएगा वो इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे उसने बेसिकली लोगों के बारे में, लोग क्या करेंगे, क्या कैसे हायर होंगे, क्या होगा, वो सारा वो डिसाइड कर लिया. इसके बाद वाली चीज़ सोचनी थी. चलिए 42nd है, identify the option that is not an ingredient of franchisee agreement. Contract explanation, personal explanation, operations manual, proprietary statements. Identify the option that is not an ingredient of franchisee agreement. Contract explanation, personal explanation, operations manual, proprietary statement. बोलो बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? आइडेंटिफाई करना है आपको वो ऑप्शन जो कि इंग्रेडिएंट नहीं है फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट का. कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, पर्सनल एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशंस मैनुअल या फिर प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट्स. बोलो, फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट का इंग्रेडिएंट इनमें से कौन सी चीज नहीं रहेगी? And the correct answer is personal explanation will not be a part of this particular contract. 43rd question है, when venture capitalists decide to invest, they are looking for some extremely rare but important qualities. Identify the quality or the qualities the venture capitalists are looking for. Innovative technology, potential for fast growth, an inspiring management team, all of the above. बोलो. When venture capitalists decide to invest, they are looking for some extremely rare but important qualities. Identify the quality or the qualities the venture capitalists are looking for. Innovative technology, potential for fast growth, an inspiring management team, all of the above. बताइए. जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक बहुत ही रेयर बट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ देख रहा होता है. बहुत ही रेयर लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ देख रहा होता है. ये क्वालिटीज़ क्या होती हैं? एक्सक्यूज मी. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, पोटेंशियल फॉर फास्ट ग्रोथ, इंस्पायरिंग मैनेजमेंट टीम या फिर ऑल ऑफ द अबव. बताइए क्या होगा आपका आंसर? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है कि भैया इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, फास्ट ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है और मैनेजमेंट टीम इंस्पायरिंग किस तरह से मतलब चल रही है, इंस्पायरिंग है कि नहीं है, वो दूसरों को अपने साथ चला सकते हैं कि नहीं चला सकती है. 44th क्वेश्चन है, this type of market helps to enable the transfer of resources from people who wants to save money to entrepreneurs looking for funds. Capital market, secondary market, primary market, all of the above. बताओ
क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? This type of market helps to enable the transfer of resources from people who want to save money to entrepreneurs looking for funds. ये इस तरह का मार्केट है जहाँ पे रिसोर्सेस उन लोगों से ट्रांसफ़र होते हैं जो लोग सेव कर रहे होते हैं पैसे, और जाते किनके पास है? एंटरप्रेन्योर्स के पास जाते हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये कौन से किस्म का मार्केट है? इज इट कॉल्ड कैपिटल मार्केट, इज इट कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, या प्राइमरी मार्केट, या ऑल ऑफ द अबव? बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मार्केट में पैसा कहीं ना कहीं मूव करता है फ्रॉम ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू ऐसे लोग जो उनका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना चाहते हैं। 45th क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बिटवीन परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, बोथ ए एंड बी, या नीदर ए नॉर बी? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? The time taken between purchasing raw material and receiving cash from customer is known as, वो टाइम जो कि रॉ मटेरियल परचेज करने में से लेके वो कस्टमर तक पहुंच जाए आइटम और बदले में कैश मिल जाए, इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी? And the correct answer of this question is both A and B, operating cycle and cash conversion cycle. क्योंकि पहले ऑपरेशन होगा इसका, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल चलेगी कि हाँ रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद कैश आएगा जब वो बिक जाएगी। तो दोनों ही काइंड ऑफ करेक्ट आंसर्स हैं। चलिए अब आ गया हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन जिसके बेसिस पे 46th और 47th क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या बोलता है इसको पढ़ लेते हैं आराम से। इट सेज न्यू दिल्ली या मुंबई, India's telecom industry will soon ring in a new order. Vodafone India and the Kumar Mangalam Birla owned India Cellular are to merge to create the country's biggest phone company by subscribers, dislodging Bharti Airtel, which has been at the top for 15 years. The new 1.55 lakh crore entity will also be the world number 2 after China Mobile. The deal will see Aditya Birla Group, the promoters of Idea, gradually raising its stake in the combined entity, while Vodafone Group will reduce its own with the aim of both holding equity stakes over a period of time. Identify the kind of merger from the report. चलिए आपको समय देती हूँ यहाँ पे मैं, लिंक मतलब इसको आराम से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं इसकी हिंदी बताऊंगी। हिंदी इसकी कुछ इस तरह से है, न्यू दिल्ली मुंबई, इंडियाज टेलीकॉम इंडस्ट्री विल सून रिंग इन अ न्यू ऑर्डर। इंडिया की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो जल्दी ही न्यू ऑर्डर में रिंग करेगी। वोडाफोन इंडिया एंड द कुमार मंगलम बिरला ओन्ड आइडिया सेलुलर आर टू मर्ज टू क्रिएट कंट्रीज बिगेस्ट फोन कंपनी बाय सब्सक्राइबर्स। वोडाफोन और मंगलम बिरला जो कि आइडिया सेलुलर को ओन करते हैं, दोनों एक मर्जर प्लान कर रहे हैं जो दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मर्जर होएगा, जिससे कंपनी के मतलब फ़ोन कंपनी के सब्सक्राइबर्स सारे के सारे बिगेस्ट वाले इनके पास आ जाएंगे और भारती एयरटेल को ये पीछे छोड़ देंगे जो कि पिछले 15 साल से टॉप पे चल रहा था। द न्यू 1.55 लाख करोड़ एंटिटी विल नाउ ऑल्सो बी वर्ल्ड नंबर 2 आफ्टर चाइना मोबाइल। और ये एट द सेम टाइम लाइक इंडिया का तो सबसे बड़ा वो होगा, ये एट द सेम टाइम वर्ल्ड में चाइना मोबाइल के बाद नंबर 2 पे आ जाएगा। द डील विल सी आदित्य बिरला ग्रुप, द प्रमोटर्स ऑफ आइडिया, ग्रेजुअली रेजिंग इट्स स्टेक इन द कंबाइंड एंटिटी व्हाइल वोडाफोन ग्रुप विल रिड्यूस इट्स ओन। आदित्य बिरला ग्रुप जो कि एक पार्टी है और दूसरा है वोडाफोन ग्रुप, दोनों में इस तरह का वो होगा कि प्रमोटर्स जो हैं यहाँ के वो अपने स्टेक को बढ़ा देंगे कंबाइंड एंटिटी में और वोडाफोन वाले अपने स्टेक को कम कर देंगे। with the aim of both holding equal stakes over a period of time, equal stake hold करना एक period of time के लिए, और उसके बाद ऐसा इनका प्लानिंग है। Identify the merger from the report, ये आपको किस तरह का मर्जर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल, मार्केट एक्सपेंशन या फिर कॉन्ग्लोमरेट? बताओ।
बताओ आपको ये किस तरह का मर्जर लग रहा है जो वोडाफोन और आइडिया के बीच में हो रहा है, हो चुका है। And the correct answer of this question is horizontal merger. Why? Because mobile telecom industry दोनों combine हो रही हैं, साथ आ रही हैं, same level पे function करती थी, तो ये horizontal merger कहलाया जाएगा। What would be the net worth of the new entity? 1.50 lakh crore, 1.60 lakh crore, 1.55 lakh crore, 1.40 lakh crore। नए एंटिटी की नेट वर्थ क्या होगी? नई एंटिटी जो है उसकी नेट वर्थ क्या होगी वो आपको बतानी है। बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज 1.55 लाख करोड़। चलिए 48th क्वेश्चन है, दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी यूज्ड इफ देयर आर स्ट्रिक्ट लीगल एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग कस्टमर राइट्स। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वेरिएबल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, क्रीमिंग और स्किमिंग। ये प्राइसिंग से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी यूज्ड इफ देयर आर स्ट्रिक्ट लीगल एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो ऐसे सिनेरियो में कौन से वाली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ की जा सकती है? किस चीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट गाइडलाइन स्ट्रिक्ट होते हैं? कंज्यूमर राइट्स के रिगार्डिंग। जब गवर्नमेंट बहुत पर्टिकुलर होती है अपने कंज्यूमर्स के राइट्स को लेके, देन इन दैट सिनेरियो इनमें से कोई एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ की जा सकती है। तो आपको बताना है वो कौन से वाली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वेरिएबल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, क्रीमिंग या स्किमिंग। बताओ बताओ कौन से वाली प्राइसिंग है जो कि कंज्यूमर राइट्स को लेके जब गवर्नमेंट वो बहुत पर्टिकुलर होती है तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रीमिंग या फिर स्किमिंग। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस मॉक का। In which form of company are there is restrictions for transfer of share? Public company, private company, both A and B, neither A nor B. कौन से तरह की कंपनी में ट्रांसफ़र पे हमारे रिस्ट्रिक्शन होती है? कौन से तरह की कंपनी में ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन होती है? बताइए। Public company, private company, both A and B, neither A nor B. And the correct answer is private company. हम सबको पता है प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन होती है क्योंकि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द करंट एंड एक्स एम्प्लॉयज़। चलिए अब हम आ गए हैं इस मॉक के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50 और ये बोलता है This approach of promotion strategy makes it difficult to create a message which could remain in the minds of the audience for a very long time. Above the line approach, below the line approach, through the line approach, none of the above. This approach of promotion strategy makes it difficult to create a message which would remain in the minds of audience for a very long time. Above the line approach, below the line approach, through the line approach, none of the above. इस तरह का अप्रोच प्रमोशन स्ट्रैटेजी में डिफ़िकल्ट बनाता है टू क्रिएट अ मैसेज विच कुड रिमेन इन माइंड्स ऑफ द ऑडियंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जिससे एक मैसेज क्रिएट हो जो कि ऑडियंस के माइंड में बहुत टाइम तक चले। बताइए। अबव द लाइन अप्रोच, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन, नन ऑफ द अबव। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, ये भी अच्छे से पढ़ना है। एंड द करेक्ट आंसर इज अबव द लाइन अप्रोच। एंड इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा लास्ट और फाइनल मॉक। इसके बाद सिर्फ एक मॉक आएगा, एनटीए का जो सैम्पल पेपर का मतलब सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उन्होंने, वो मॉक आएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो मॉक्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अब हम बहुत ही जल्दी कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो लाने वाले हैं। अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर मॉक में तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने थोड़े स्किप कराए, रीज़न बीइंग उनको मैं जब कॉन्सेप्ट समझा रही होंगी तभी एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से।
अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इन केस आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास। हम कर सकते हैं गूगल पे टाइप magnetbrains.com, जिससे ये वेब पेज खुल जाएगा। ये मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जहाँ पे नोट्स, वीडियोस, हर एक चीज़ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में। सो यहाँ आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है CUET पे। जैसे ही तुम CUET पे क्लिक करोगे सारे CUET के टीचर्स तुम्हें दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें पहचानना है तुम्हारी पायल मैम को, जो तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के देखने हैं तो यहाँ चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक लिस्ट दिख जाएगी जिसमें आपको सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन दिखेंगी। यू जस्ट हैव टू क्लिक इट, जो भी वीडियो देखनी है, और वीडियो आपके सामने खुल जाएगी। आप आराम से देख सकते हैं पूरी की पूरी वीडियो। एंड इसी के साथ आप सबको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑलरेडी बहुत सारे नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए ला रहा है और बहुत सारी तो ला चुका है। स्कूलिंग तो हमने पूरी ख़त्म कर ही दी थी, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ रहे हैं। सो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।